नमस्कार दोस्तों, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं हम लोग के चैनल पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री खत्म कर चुके थे 2019 का। इसमें फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट मतलब 1 से 20 क्वेश्चन हो चुका था और आगे 30 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो उसमें से आगे का हम लोग आज से 15 क्वेश्चन देखेंगे और कल उसका 15 क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए हम लोग क्वेश्चन कैसे देखते हैं कि उस क्वेश्चन से और कैसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से और ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है जो आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि हर बार सेम क्वेश्चन उठा के हूबहू एग्जाम में नहीं छप जाता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को घुमा के उस क्वेश्चन को पलट के उस तरह का क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम लोग बात करते हैं। तो आप लोग का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का भी पता चल जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है घुमा के, तो ये भी पता चल जाता है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, 121 नंबर कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, एसआई इकाई क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग सभी जानते हैं कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा मतलब क्या होता है, वोल्ट। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं मतलब वोल्टेज को निकालते हैं तो इसमें उसको वोल्ट में लिखते हैं ना। तो इसका मतलब इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। ठीक है, चलिए। और इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, इस बार विभवांतर का पूछ दिया तो हो सकता है इसमें धारा का पूछ दे, धारा का क्या होता है, चार्ज का पूछ दे क्या होता है। तो सारा ऐसा मात्रक आप लोग ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 122 नंबर, 1 ओम के बराबर है। अब देखिए ओम नाम आ रहा है, मतलब ओम क्या है, ओम किसी का ऐसा मात्रक है क्योंकि 1 ओम दिया हुआ है। अब सर ओम किसका ऐसा मात्रक है, तो ओम होता है प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। ये ओम का साइन होता है और ये किसका, प्रतिरोध आर यानी कि रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक होता है। हम लोग जानते हैं सर कि आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई होता है ना। अब देखिए यहाँ अगर ओम है आर के जगह पे तो वी की जगह पे क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और आई मतलब धारा कैसा मतलब एम्पियर, तो वोल्ट बटे एम्पियर होगा। तो वोल्ट बटे एम्पियर कहाँ है देख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है वोल्ट बटे एम्पियर है, तो ये हम लोग करेक्ट हो जाएगा। 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर, यदि धातु के तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध। अब देखिए अगर कोई धातु का तार है उसका लंबाई को अगर हम दोगुना कर देते हैं तो तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं ना कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू अगर तार का निकाले तो रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, तार किस मेटेरियल का बना है उसका प्रतिरोधकता कितना है, एल मतलब लंबाई और ए मतलब एरिया। अब बोले लंबाई को दोगुना कर देता है, अगर एल को हम लोग 2L कर देते तो देखिए तो दोगुना नहीं हो गया, तो इसलिए प्रतिरोध भी कितना हो जाएगा, 2 रो एल बाई ए, यानी कि कितना गुना हो गया, 2 गुना। तो इसलिए प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता की ऐसा इकाई है। अब देखिए प्रतिरोधकता का पूछा है, तो प्रतिरोधकता मतलब द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो इसका हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, याद रख लीजिएगा। हम बोले ऐसा मात्रक सारा याद कर लीजिएगा जितना है ऐसा मात्रक, क्योंकि ऐसा मात्रक हर बार 2-3 को पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल आसान है, छोटा छोटा होता है, याद भी हो जाएगा और एग्जाम में भी बन जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ओम मीटर, जो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। ठीक है, ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब, जब हम लोग प्रतिरोधकों को श्रृंखला में जोड़ते हैं तब क्या होता है। प्रत्येक प्रतिरोध की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होती है। मतलब हो रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध की धारा अगर श्रृंखला में मान लीजिए ऐसा जोड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं तो वह प्रत्येक प्रतिरोध का विद्युत धारा समान होगा क्या, कि प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाले वोल्टेज परिपथ के कुल वोल्टेज के समान होती है। तो सिर्फ लोग एक चीज़ याद रखिएगा ना, जब भी प्रतिरोधकों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसमें धारा समान बहता है, नहीं बहता है। देखिए अगर यहाँ से आई जाता है तो हम लोग यहाँ पे भी आई ही दिखाते हैं ना, यहाँ पे भी आई ही दिखाते हैं। मतलब हम लोग क्या पता चल रहा है इससे कि यहाँ से इसमें हम लोग का धारा समान बह रहा है। तो इसमें अंतर क्या बता है, इसमें वोल्टेज अलग अलग बता है। इसमें अगर मान लीजिए V1 बहेगा तो इसमें V2 वोल्टेज होगा, इसमें V3 होगा। याद रखिएगा श्रेणी क्रम में धारा समान बहता है पर वोल्टेज अलग अलग बहता है। वही अगर पार्श्वक्रम की बात करें, पार्श्वक्रम मतलब अगर ऐसा ऐसा रहेगा तब उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, तो उसमें सर वोल्टेज समान होता है लेकिन हर एक में धारा। देखिए इसमें अगर I1 होगा तो इसमें सेकंड में I2 हो जाएगा,
थर्ड में I3 हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो इतना याद रखिएगा, श्रेणी क्रम हो तो धारा समान, पार्श्व क्रम हो तो वोल्टेज समान। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का कि प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की विद्युत धारा के समान होती है। जितना वोल्टेज परिपथ में होता है उतना ही प्रत्येक प्रतिरोधक में भी होता है। तो ऑप्शन ए हम लोग का इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है हम लोग का 126 नंबर। जब दो प्रतिरोध R1 और R2 को समांतर जोड़ा जाता है तो समांतर संयोजनों का समतुल्य प्रतिरोध। कितना आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया। देखिए बोला गया है कि दो को अगर समांतर में जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध संयुक्त मतलब समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ना 1/R इक्वल क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और यहाँ से R1 R2 कैल्शियम ले लीजिए, 1/R2 R1 R2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे R2 प्लस R1। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं R1 प्लस R1 R2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 बटे R1 R2। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा इसमें। हाँ ठीक है, क्योंकि आया क्या था हम लोग का R1 R2 नीचे आया था बटे R1 प्लस R2 आया था ना। अब ये 1/R इक्वल टू आया था, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो ऑप्शन डी सही हो गया इसलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 127 नंबर। 127 में देखिए क्या है कि जॉल, यहाँ जूल लिखा है, जूल की ऊष्मा के सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा के द्वारा दी जाती है। तो ये बोला जूल की ऊष्मा सिद्धांत के अनुसार विद्युत धारा के कारण निर्मित ऊष्मा कितनी है। जो हम लोग का परिपथ में धारा बहती है इसके कारण उसमें हीट कितना जनरेट होता है, उसमें ऊष्मा कितनी निकलती है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है H मतलब हीट इक्वल होता है I² RT, जहाँ पे I मतलब धारा, R मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और T मतलब होता है समय, कि कितना समय के लिए कोई तार में धारा बह रही है उसके अनुसार उसको हीटिंग होगा। अगर ज़्यादा देर बहेगा तो ज़्यादा हीट होगा, कम देर बहेगा तो कम हीट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है। अब 1 वाट किसका ऐसा मतलब है शक्ति का। तो हम लोग का शक्ति का फॉर्मूला देखिए, किसी भी चीज़ का ऐसा मात्रक अगर आप लोग को नहीं पता है उसका फॉर्मूला पता है ना, आप लोग ऐसा मात्रक निकाल लीजिएगा। ठीक है, बोला 1 वाट विद्युत शक्ति के बराबर है। शक्ति मतलब P इक्वल टू क्या होता है हम लोग का VI होता है ना, P इक्वल टू VI। P का हो गया वाट, तो 1 वाट मान सकते हैं इसको। V का 1 वोल्ट और करंट का क्या होता है 1 एम्पियर। तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। देख लीजिए किसमें 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। विद्युत ऊर्जा के व्यावसायिक इकाई का अर्थ है कि व्यावसायिक मात्रक क्या हुआ था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम लोग घर में जो बिजली होता है आप लोग मीटर में देखे होंगे, वहाँ पे एनर्जी जो मीटर का रीडिंग लेने आता है वो लोग किस में चेक करता है किलो वाट घंटा में, किलो वाट आवर में। ये हम लोग का व्यावसायिक मात्रक है इसका। ठीक है, तो क्या हो जाएगा किलो वाट घंटा, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 130 नंबर। तार की प्रतिरोधकता द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं R इक्वल टू क्या होता है कि ρL/A। अब हम लोग इसमें देखेंगे रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। पर R पे डिपेंड, ये रो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किस मटेरियल का बना हुआ है। L पे मतलब तार की लंबाई पे और उसका क्षेत्रफल पे। तो ये बोल रहा है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। क्षेत्रफल के समानुपाती होता है नहीं, बिल्कुल उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर एरिया ऊपर रहता तब समानुपाती होता। अगर हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा घटेगा ना, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्या है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से व्युत्क्रमानुपाती होता है। हाँ, उसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बटा में है, इसलिए उसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा, कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। देख लीजिए कि उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की स्वतंत्र होती है, मतलब क्षेत्रफल डिपेंड ही नहीं करता। नहीं, बिल्कुल डिपेंड करता है। देख लीजिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें लिखा है डिपेंड नहीं करता है। उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वर्ग से अनुपातिक होता है, क्षेत्रफल का वर्ग नहीं, सिर्फ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। अगर हम लोग किसी तार का कहने मतलब क्या अर्थ हुआ कि अगर किसी तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारा क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा घटेगा। और अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे मतलब तार को अगर पतला कर देंगे तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वही तार को अगर मोटा कर दिए मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया, मतलब धारा घट गया। ये सिंपल सा लॉजिक है ना, अगर मोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो कर सकता है,
तो धारा भी आसानी से फ्लो होगा, तो रेजिस्टेंस हम लोग का कम होगा। दैट इज ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 131 नंबर क्या है? ब्रेड टोस्टर और विद्युत इस्त्री जैसे विद्युत गर्मी के उपकरण के संवाहक शुद्ध धातुओं के बजाय मिश्र धातु क्यों बनाया जाते हैं? तो देखिए, एक चीज़ है, मिश्र धातु में जो होता है प्रतिरोध होता है ना, वो ज़्यादा होता है, और हम लोग को ज़्यादा प्रतिरोध वाला चाहिए, क्योंकि देखिए अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगा। तो हम लोग को जो आयरन का काम क्या होता है? गर्म करना। तो अगर ज़्यादा प्रतिरोध होगा नहीं तो गर्म कैसे कर पाएगा? धारा को रोक ही नहीं पाएगा, और ज़्यादा प्रतिरोध होगा, धारा को रोकेगा तो हीट होगा, फिर हम लोग काम होगा। तो इसीलिए ज़्यादा प्रतिरोध वाला चाहिए आयरन के लिए, विद्युत टोस्टर के लिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मिश्र धातुओं में प्रतिरोधकता अधिक होती है। और इसमें गलनांक के बारे में पूछे तो भी इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है, ठीक है, कि जल्दी गलता नहीं है। अगर पूछा कि आयरन में गलनांक क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो जल्दी आयरन में कम गलनांक वाला रखेंगे, ज़्यादा गलनांक वाला, तो ज़्यादा गलनांक वाला, ताकि जल्दी गलेगा नहीं, ज़्यादा दिन तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर। एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। विद्युत शक्ति तार के सीधे नीचे की बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब देखिए, बोरा एक क्षैतिज विद्युत शक्ति तार के माध्यम से एक धारा, बोरा ऐसा कोई तार है, ठीक है, जो उसमें धारा है ना, ऐसा तार में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रहा है, ईस्ट से वेस्ट की ओर बह रहा है, ठीक है। तो बोरा विद्युत शक्ति तार के नीचे बिंदु पर, मतलब ये वाला ऊपर बिंदु हो गया, उसके ये वाला ऊपर बिंदु इसके नीचे बिंदु पर, मतलब इसके अंदर में नीचे, ठीक है, अंदर में नीचे बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब देखिए, अब धारा की दिशा में आप अपना अंगूठा रखिए, धारा की दिशा में अंगूठा रख दिए तो ऐसा रहेगा। इस डायरेक्शन में अपना अंगूठा बैठाइए और हाथ को घुमाइए, ठीक है, ऐसा करके घुमाइए यहाँ पे। यहाँ से अगर हम लोग ऐसे करके घुमाएंगे इधर नीचे की ओर, तो देखिए डायरेक्शन इधर होगा, यानी किधर होगा? नॉर्थ टू साउथ, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो हम लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 132 नंबर का ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। एन घुमाव वाले विद्युत धारा वहन करने वाले गोलाकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखिए इसमें क्या होता है ना, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो एक चीज़ याद रखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग वायर, ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, कोई अगर सर्कुलर वायर है तो उसमें धारा भी ज़्यादा, हर टर्न में धारा बहेगा, तो उसमें धारा बहुत ज़्यादा होगा। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा घुमावदार तार होगा उतना उसमें धारा ज़्यादा होगा, और इसीलिए उसमें चुंबकीय क्षेत्र भी ज़्यादा होगा। तो क्या होगा? एन बार के रूप में बड़ी मात्रा में एकल बारी द्वारा एकल उत्पादित, ठीक है। तो 133 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 134 नंबर कि परिनालिका के अंदर उत्पादित मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग कुंडल के अंदर रखे गए चुंबकीय सामग्री जैसे नर्म लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है। जो चुंबक बनाता है उसे कहा जाता है। अब हम लोग खुद से जो चुंबक बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं ना, अस्थायी चुंबक थोड़ी कहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक का यूज़ करके इसमें जैसे परिनालिका के अंदर हम लोग कोई चीज़ रख के अब उसमें चुंबक का निर्माण करेंगे तो उस चुंबक को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कि विद्युत धारा वहन करने वाले एक लंबे सीधे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, एक विद्युत धारा वहन करने वाले एक सीधा लंबा होगा परिनालिका, मतलब इस तरह गोल तार का कोई लपटा हुआ होगा। इसके अंदर बोल रहा है अंदर में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह पे क्या होगा? समान होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी बिंदुओं पर समान होता है। चलिए आशा करता आज क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट और इसमें 15 क्वेश्चन बचा हुआ है जो कल आप लोगों का खत्म हो जाएगा। और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो हम बीच में बताएं तो उस क्वेश्चन लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से कीजिए और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन का पैटर्न का पता चलता है कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग का फिजिक्स समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम मैथ का क्लास ले आएंगे, बोर्ड पर आप लोग को समझाएंगे कि मैथ का क्वेश्चन हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने चैनल है अपना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।